गांधी जी कहा करते थे, एक अच्छा कार अपना आशीर्वाद स्वयं लेके चलता है, उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। गांधी जी के बारे में कहा जाता है, जब वो नमक कानून तोड़ने चले थे, तो उनके साथ केवल 72 लोग थे, 72 लोग। और जब वो नमक कानून तोड़ रहे थे, तो करीब 40 से 50 हजार की जनता उनके पीछे। अधिकारी बोलता है तो कैसे बोलता है। मैं प्रहलाद जी का बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर और आपकी तालीम पे सहमत। रीवा मेरी कर्मभूमि भी रही है और मेरी दीक्षा भूमि भी रही है। तो यहाँ आप लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। राजनीति को मैंने बड़े करीब से देखा है, जैसा कि विवेक ने बताया, पर उसको करीब से देखने के पहले 11वीं कक्षा में अपने स्कूल की दीवार पर एक विचार को मैं रोज पढ़ता था। वो विचार था स्वामी विवेकानंद का, जिसमें उन्होंने कहा था, कथनी और करनी में अंतर ही भ्रष्टाचार है। और जब मैं स्कूल जाता, इस पर चिंतन करता, वापस आता, फिर पढ़ता, चिंतन करता, लगभग 2 साल तक ये विचार मेरे चिंतन में रहा और इतना गहरा गया कि जीवन में मुझसे कभी इन दोनों के बीच में अंतर हो नहीं पाया। ठीक से हुआ भी, लेकिन वो मैं ठीक से कर नहीं पाया, कथनी और करने के बीच में अंतर। तो बाद में पढ़ने में आया कि a leader is one who knows the way, goes the way and shows the way। तो बात और पुख्ता हो गई। फिर बाद में मन, वचन और कर्म, ये तीनों एक होने चाहिए, ये बात और पक्की हो गई। तो ये जो विचार हैं, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा इसलिए की क्योंकि आज आप यहाँ पर जिस विचार को लेने आए हैं, ये कहीं ना कहीं प्रस्फुटित होकर के, अंकुरित होकर एक वट वृक्ष बनेगा। भले ही आज आपको बीज स्वरूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने उन विचारों की चर्चा की जो आज हम लोग यहाँ पर बोने वाले हैं। बहरहाल आज हम बात करेंगे छात्रों की, युवाओं की और वर्तमान राजनीति। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें मुझे सभी लोग युवा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं युवाओं को उम्र से और शक्ति से नहीं समझता। मेरी नजर में एक 18 साल का लड़का जो कि अपने आसपास हो रही अनियमितताओं को, भ्रष्टाचार को देखते हुए चुपचाप बैठा है, और एक 70 साल का व्यक्ति जो उस अन्याय, अत्याचार के खिलाफ खड़ा होकर के अपने लड़खड़ाते कदमों से बोलने का साहस रखता है। मैं उसको ज्यादा बड़ा युवा समझता हूं बनिस्बत उस 18 साल के लड़के। तो युवाओं को आप उनकी उम्र और उनकी शक्ति से मत तौलिए, आप उनको तौलिए, उनको जानिए, उसके जुनून से, उसके परिवर्तन की शक्ति से, उसके सृजन करने की क्षमता से, इच्छा से। तो यहां पर मैं सभी लोगों को पहली बार युवा के रूप में पाता हूं। दूसरी बात यह है कि जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति राज्य को प्राप्त करने की, सत्ता को प्राप्त करने की नीति होनी चाहिए, पर वर्तमान में यह सत्ता को प्राप्त करने की कुनीति और षड्यंत्र बन चुका है। आप एक भी विधायक बताइए, एक भी सांसद बताइए, एक भी ऐसी सरकार बताइए जो सत्ता में पहुंची हो, जिसने षड्यंत्र ना किया हो, जिसने अनीति ना की हो। क्योंकि अनीति शुरू हो जाती है चुनाव के खर्च से। चुनाव में जितना खर्च होना चाहिए उससे 10-10 गुना खर्च होता है। ये कहां से पैसा आता है? मैं इंदौर में चुनाव हो रहा था, मैं सत्ता परिवर्तन करना चाहता था। मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बदले, कांग्रेस सत्ता में आए। हमारे यहाँ से जीतू पटवारी चुनाव लड़ रहे थे, मुझे भी आमंत्रित किया गया था, वहां भोजन का आयोजन किया गया था और भोजन में मुझसे खाने के लिए कहा गया। मैंने कहा मैं इस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये जो 1000 लोगों का भोजन इकट्ठा कर रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं, ये आप अनैतिक पैसे किसी सेठ से लिया होगा। जब आप सत्ता में आएंगे तो उसको आप ठेका देंगे तो वो मेरे जेब से जाएगा, मैं इस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता। इस तरह की नैतिकता की आवश्यकता है, तब आप राजनीति में परिवर्तन ला सकते हैं। आज जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति 2 तरह की, एक है चुनावी राजनीति और दूसरी है सामान्य राजनीति। कहा जाता है कि राजनीति एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई इसलिए आवश्यक है, इसलिए क्योंकि आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ बिजली होगी कि नहीं होगी, अखबार में क्या खबरें आएंगी, अस्पताल कैसा चलेगा, हमारे शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा,
हमें रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब कुछ राजनीति से तय होता है। तो जिसके मन में भी ये विचार है कि नहीं भाई हम तो अपना कारोबार करते हैं, अपनी शिक्षा में व्यस्त हैं, अपनी नौकरी में व्यस्त हैं, राजनीति हम नहीं करेंगे, उनको ये समझ लेना चाहिए कि राजनीति उनके जीवन को प्रत्यक्ष, प्रतिदिन और बहुत सघन रूप से प्रभावित करती है। इससे आप दूरी नहीं बना सकते, और यदि आप दूरी बनाते हैं तो आप किसी महान विचारक के उस विचार की पुष्टि करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस देश में सज्जन और काबिल लोग राजनीति से दूरी बनाते हैं, वो अपने से गैर जिम्मेदार, अपने से ज्यादा बेईमान और अयोग्य लोगों को अपने ऊपर शासन करने का निमंत्रण देते हैं। तो यदि हम लोग राजनीति से दूरी बना रहे हैं, इसका मतलब हमने दूसरों को निमंत्रण दिया है कि आइए आप हमारे ऊपर शासन करिए, नीतियां बनाइए, हम चुपचाप बैठे, हम टैक्स देंगे, आपकी सरकार को चलाएंगे। तो आवश्यक ये है कि हम राजनीति करें। जैसा कि मैंने बताया, दो तरह की राजनीति होती है, एक चुनावी राजनीति, एक सामान्य राजनीति। चुनावी राजनीति का समय 2 महीने 3 महीने का होता है। उस 2 महीने 3 महीने के समय में एक जनता को चुपचाप हो जाना चाहिए, जिसको वोट देना वो दीजिए। इसके बाद का समय है 5 साल राजनीति करने। किस तरह की राजनीति करेंगे? मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। आप किस पार्टी के समर्थक हैं, किस पार्टी के विरोधी हैं, किस नेता को आपने वोट दिया नहीं दिया, इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए जरा आप चिंतन करिए अगले 15 मिनट के लिए, तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर ये प्रश्न करिए अपने आप से कि क्या पारदर्शिता की आवश्यकता नहीं? जिस सत्ताधारी दल ने पारदर्शिता से दूरी बनाई, आप समझ जाइए कि उसमें दाल में जरूर कुछ काला है। वही व्यक्ति पारदर्शिता से भागेगा जिसने दाल में कुछ काला किया, कुछ गड़बड़ी की है। वर्तमान राजनीति में स्थिति यह है कि आरटीआई के जो लंबित प्रकरण है, यदि उनका निपटारा किया जाएगा तो 7 वर्ष लगेंगे वो जानकारी मांगने में, 7 वर्ष लगेंगे जानकारी प्राप्त करने में। और ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, ये छुपा रही है आंकड़े, और आपको और मुझे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज, हम जिसको सपोर्ट करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को आप भूल जाइए और ये चिंतन करिए कि क्या आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं है सरकार से आंखों में आंखें डालकर पूछने की कि जनाब बताइए ये पैसा कहां खर्च हुआ, जनाब बताइए ये निर्णय आपने किस आधार पर लिया, जनाब आप बताइए ये ठेका आपने इनको क्यों दिया, जनाब आप बताइए कि एलआईसी के 33,000 करोड़ रुपए अडानी को क्यों दे दिए गए। ये सवाल हमको आंखों में आंखें डालकर सरकार से करना होगा। दूसरा प्रश्न, आप सब लोग, हम लोग पेट्रोल भरवाते हैं। सरकार की एक नीति आई कि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाया जाएगा। इसके पीछे तर्क दिया गया क्योंकि एथेनॉल इको फ्रेंडली होता है, फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम सब ने इसको स्वीकार कर लिया। अभी खबर आती है कि माननीय गडकरी जी, उनके बेटे की एक कंपनी है, 2024 में उस कंपनी का टर्नओवर 17 करोड़ रुपए था। एक साल के अंदर उस कंपनी का टर्नओवर 510 करोड़ रुपए हो गया। और ये कंपनी एथेनॉल सप्लाई करती है पेट्रोलियम कंपनी। और यदि हम ये सवाल मंत्री जी से नहीं करते हैं कि मंत्री जी बताइए आपके बेटे का भविष्य इस तरह से बन रहा है, और हम अपनी आईआईटी की तैयारी में, कैट की तैयारी में, नौकरी की तैयारी में लगे हैं, तो आपने सत्ता बेईमानों के हाथ में दे दी है जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और आपको पकौड़ा तलने के लिए कह रहे हैं कि आप पकौड़ा तलिए, रोजगार बनाइए। 26 बच्चे कफ सिरप जो कि प्रदूषित है उसको पीकर मर जाए। मुझे लगता है कि हम कैसे समाज, कैसा निष्क्रिय समाज है। इतनी तकलीफ के साथ मैं आपसे ये कह रहा हूं, जहां पर हम निष्क्रिय हो चुके हैं, हमारी आत्मा मर चुकी है, हमारी अंतरात्मा जागी नहीं है। ये 26 बच्चे मर जाते हैं, हमें ये लगता है कि नहीं इसमें हमारा बच्चा नहीं था। हमें ये सवाल पूछना चाहिए। ये सवाल जिस दिन हम पूछने लगेंगे उस दिन हम राजनीति करने लगेंगे। जिस दिन ये सवाल पूछने का साहस आ जाएगा उस दिन
हम अपने आप को युवा कह सकेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक कानून बनाया। कानून ये है कि यदि कोई विधायक एक दिन के लिए भी चयनित हो गया, अगले दिन सरकार गिर गई, किसी कारण से बर्खास्त हो गई, तो उस विधायक को पेंशन का हक मिलेगा। और यदि वो दोबारा बन जाता है तो शायद उसको 2 पेंशन मिलेगी। मंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा तो 3 मिलेंगे, सांसद बन जाएगा तो 4 पेंशन मिलेंगे। हमारे यहाँ पर एक चपरासी, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर 35 साल शासकीय सेवा कर रहा है, इसके बावजूद भी वो पेंशन का हकदार नहीं हो जाए। क्या हम लोगों के मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि जनाब आप एक दिन के विधायक बन करके ऐसा कौन सा महान कार्य कर देते हैं कि आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं और 35 साल सेवा करने वाला व्यक्ति पेंशन का हकदार नहीं है? आप भूल जाइए कि आपकी पार्टी कौन सी, किस पार्टी को आप नेता मानते। क्या हमें इन जनप्रतिनिधियों के गले में गला पकड़कर, इनका कॉलर पकड़कर, आंखों में आंखें डालकर इनसे ये नहीं पूछना चाहिए कि बंद करिए पेंशन आपकी, ये हमारे टैक्स से जाती है, और सभी पार्टियों के नेताओं से बात पूछनी चाहिए। और यदि ये बात आपको प्रभावित करती है, ये बात आपके हृदय को छूती है और सिर्फ हृदय के छू करके निकल जाती है, कल आप लोग अपने अपने विधायक को एक चिट्ठी नहीं लिखते हैं, एक पत्र नहीं लिखते, उनके सामने ये सवाल नहीं पूछते हैं, तो इस तरह का बौद्धिक समागम सिर्फ समागम बनकर रह जाएगा। क्योंकि विचार का कर्म बनना आवश्यक है, और वो यूं ही कर्म नहीं बनता, उसके लिए हमें कदम उठाने होते हैं, उसके लिए हमें आगे जाना होता है। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि यदि मेरी बातों में या अन्य वक्ताओं की बातों में यदि आपको एक भी बात प्रभावित करती है, आपके हृदय को स्पर्श करती है, तो उसको एक्शन में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। जितना शीघ्र करेंगे उतना बढ़िया है, जितना देर करेंगे उतना ज्यादा आप इम्यून होते जाएंगे। और मैं समझता हूं कि यदि कोई बात हृदय को छूती है और वो कार्य रूप में परिणत नहीं होती है, तो वो आपकी ऊर्जा, यहाँ पर आयोजकों की ऊर्जा, मेरी ऊर्जा, हम सब का दुरुपयोग है। इससे बेहतर तो ये होता कि आप यहाँ पर उस बात को सुनने के लिए ना। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त और इकोनॉमिक अफेंस बिल के पास में 309 केसेस पेंडिंग। भ्रष्टाचार हुआ, लोकायुक्त ने उसे पकड़ा, इकोनॉमिक अफेंस बिल ने उनको पकड़ा, अब उन पर कार्यवाही करनी है, केस चलाना है, उसे न्यायालय में ले जाना है, मंजूरी चाहिए, मंजूरी सरकार दे। पिछले 8 साल से ऐसे केसेस पड़े हैं जिसमें साफ साफ रंगे हाथों भ्रष्टाचार पकड़े जाने के बावजूद में ये सरकार केस चलाने की अनुमति नहीं दे रही। सरकार नहीं करेगी क्योंकि सरकार के पास भी हिस्सा जाता है। विपक्ष थोड़ी आवाज उठाएगा और उसको डिस्क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप भी तो कभी सत्ता में थे, आपने क्या किया है, तो फिर बदलाव कैसे होगा? कैसे होगा बदलाव? ये सवाल, क्योंकि विपक्ष और सत्ताधारी दल सीमित समय के लिए सत्ता में आते हैं। जनता सनातन से सत्ता में है। जनतंत्र में जनता, हम और आप, हम हमेशा शासक हैं, लेकिन हम अपने आप को शासक नहीं समझते। हम सब लोगों को यूनाइटेड होकर ये सवाल पूछना चाहिए कि भ्रष्टाचार के केस पकड़ा गया है, 309 केसेस हैं, जब आप प्रकरण ही नहीं चलाओगे तो ये कैसे दोषी साबित होंगे? प्रकरण तो चलाइए, क्योंकि सत्ताधारी दलों ने पूरी शक्ति अपने पास में रखी है, जबकि ये शक्ति जनता के पास में होनी चाहिए। हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में पहुंचने पर कमोबेश एक जैसा बर्ताव करती हैं। उससे हमको बाहर निकलना है, हमें एक्शन लेनी है, सत्ता को अपने हाथ में लेना है। क्योंकि बात छात्रों की, युवाओं की हो रही है, तो एक मुद्दे पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और कुछ करिए ना करिए, महाविद्यालय में छात्रों से छात्र संघ या छात्र संगठन के नाम पर 250 रुपए या 300 रुपए की शुल्क ली जाती है।
और पिछले कई सालों से वो चुनाव नहीं हुए। तो कम से कम आप अपने महाविद्यालय में जाकर के ये तो कहिए कि साहब आपने ये जो 300 रुपए हमसे लिए हैं ये चुनाव के नाम पर लिए हैं, छात्र संगठन के नाम पर लिए हैं, और छात्र संगठन के चुनाव नहीं हुए हैं तो ये 250 रुपए 300 रुपए हमें लौटाइए और अगले साल से इसको शुल्क से अलग करिए। ये तो कम से कम आप कर ही सकते हैं यदि आप सड़क की बात नहीं करते, अस्पताल की बात नहीं करते, स्कूल की बात नहीं करते। तो प्रश्न ये उठता है कि आपकी भूमिका क्या है, छात्रों की युवाओं की भूमिका क्या है। मैंने अपनी भूमिका तय कर ली। मेरे लिए अपने परिवार का पालन पोषण करना मेरा व्यक्तिगत धर्म है, माता पिता की सेवा करना मेरा पुत्र धर्म है, अपने बेटों को बेटियों को समुचित उनकी परवरिश करना, उनको शिक्षा देना ये मेरा पितृ धर्म। मेरे मित्र विवेक जी ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं अपने मित्र धर्म का निर्वहन करने के लिए यहाँ चला आया, मेरा मित्र धर्म। लेकिन इन सब के बावजूद मेरा एक धर्म और है, वो है जन धर्म, जो एक नागरिक होने के नाते मुझे प्राप्त होता है। और उस जन धर्म का न्यूनतम निर्वहन मैं 5 साल में एक बार वोट देकर करता हूं, न्यूनतम, बहुत सोच समझ कर। लेकिन पूरे 5 साल तक मैं सरकारों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देता हूं। 5 साल में एक बार वोट दूंगा, पूरे 5 साल तक टैक्स दूंगा। मैं एक ऐसे मॉन्स्टर का निर्माण कर रहा हूं, एक ऐसे राक्षस का निर्माण कर रहा हूं जिसके पास में अपूर्व धन संपदा है और वो मुझसे मिली हुई, मैं आपसे मिली हुई। और उस राक्षस को, उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास में 5 साल में सिर्फ एक दिन का वक्त। ये मॉन्स्टर कभी कंट्रोल नहीं हो सकता, ये राक्षस कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हम एब्सोल्यूट पावर दे रहे हैं, रोज टैक्स दे रहे हैं। अब तो वो विकल्प ही नहीं है कि आप टैक्स ना दें, अपने आप ही चला जाता है। तो एक तरफ हम मॉन्स्टर को फीड करते जा रहे हैं, उसको सशक्त बनाते जा रहे हैं, और हम दूसरी तरफ उससे जवाबदारी नहीं ले रहे हैं। तो आवश्यकता है जन धर्म निभाने की। मित्र धर्म निभाने आ गया, कल वापस जाऊंगा, किसी अस्पताल में जाऊंगा, देखूंगा कि डॉक्टर के आने का वक्त हुआ कि नहीं हुआ, और यदि वहां पर डॉक्टर नहीं होगा तो डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहूंगा कि तुम्हें जो वेतन मिलता है वो मेरे टैक्स से मिलता है। तुम्हें इस वक्त अपनी प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस ना करके अस्पताल में मौजूद होना चाहिए, और ये मैं अपने जन धर्म के नाते कर रहा हूँ। हफ्ते में एक दिन कार्य करता हूँ। यदि इस तरह से कुछ 2-4-10 लोग एक मोहल्ले में जाकर के कहने लगे, वो डॉक्टर कल से ड्यूटी आने लगेगा और आपके पैसे का, आपके टैक्स का सदुपयोग होने लगेगा। ये आवश्यकता है, क्योंकि जन धर्म निभाने वाले बहुत मुट्ठी भर लोग, और जब जन धर्म निभाने वाले बहुत मुट्ठी भर लोग हैं तो लोग सोचते हैं कि हो गया, आया है एक आदमी जो भी करेगा फिर देखेंगे। तो आइए आप सब ये प्रयास करना शुरू कर दीजिए कि हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए जन धर्म निभाएं। जन धर्म का प्रारूप, जन धर्म का जो स्थान है वो आप तय कर सकते हैं। किसी के दिल के बहुत करीब स्कूल है, विद्यालय है, किसी के दिल के करीब महाविद्यालय है, कोई अस्पतालों को ज्यादा समझता है, किसी के लिए सड़क ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण है आप उसमें जरूर कदम उठाइए। पिछले 3-4 महीने पहले राजस्थान के एक स्कूल की छत गिर गई, 22-23 बच्चे मर गए। बड़ा दुख हुआ, आप सभी लोगों को भी जानकारी मिली हुई होगी, दुख हुआ होगा। क्या कर सकते हैं? मैंने अपने नजदीकी सरकारी स्कूल में जाकर वहां के 2 कमरों का ठीक से निरीक्षण किया, छत को ठोंक बजाकर देखा, उसकी दीवारें देखी, यह सुनिश्चित किया कि यहाँ की छत नहीं गिरेगी, और मैं यहाँ से चला आया। इस देश के 140 करोड़ लोग अपने आसपास की बनने वाली सड़कों, स्कूल, अस्पताल में जाकर के यदि 1 घंटे हफ्ते में जन धर्म निभाने लगेंगे तो इस देश की कायाकल्प से कोई नहीं रोक सकता। और बाकी बात यदि आप सोच रहे कि अभी ये दल सत्ता में है, कल दूसरा आएगा। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि सांपनाथ है,
कल ये चले जाएंगे, नाथ आ जाएंगे। हमको सत्ता अपने हाथों में रखनी है। जनतंत्र को सशक्त तभी बनाया जा सकता है जब जनता अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग करे, समय समय पर डंडा अपने हाथ में लेकर के चले। और ये भी कहा जाता है कि जब सड़क जब सुनसान हो जाती है तब संसद जो है मस्त हो जाती है, संसद मनमाफी तरीके से चलने लगती है। सड़कें सुनी नहीं होनी चाहिए। जनता को समय समय पर अपने अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करते रहना चाहिए। मैं समझता हूँ मेरा समय लगभग समाप्ति की ओर होगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि समय बचा है तो उसे मैं जाया नहीं करना चाहूँगा। एक तो यदि आपके प्रश्न हैं वो आप ले लीजिए, अपनी बात को मैं विराम दूंगा। इस बात से अपनी बात को समाप्त करूंगा। बड़ी सुंदर पंक्तियां कही हैं आशुतोष राणा ने। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। थैंक यू सो मच। आपके लिए कोई प्रश्न हो तो 2 मिनट में निकाल प्रश्न ले सकता हूँ। थैंक यू। प्रहलाद जी, मैंने पहले ही बताया था कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और क्रांतिकारी का उनके फ्लेवर और तेवर में समझ में आया ही होगा। वो ऐसे ही हैं। मैं एक छोटी सी घटना बताऊँ। ये अपने गांव सतना से नागौर जा रहे थे राजापुर। बस वाले का किराया शायद 32 या 33 रुपया कुछ था। उन्होंने 32 रुपये 50 पैसे या 33 रुपये यहीं से ले लिया। अब ये उनसे पूछने लगे कि आपने कैसे ले लिया। ये वहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठ गए। इनको उतार दिया गया बस से, जैसा होता है। जब इनको उतार दिया गया तो ये गए आपके पुलिस स्टेशन में और बोले मुझे शिकायत लिखवानी है। तो उन्होंने पूछा कि भाई किस बात की शिकायत लिखवानी? उन्होंने बताया हमारे साथ ऐसे घटना, उन्होंने 50 रुपये 1 रुपये हमसे ज़्यादा नहीं लिया। तो बोले आप 50 रुपये 50 पैसे 1 रुपये के लिए सब कुछ कर रहे हैं? बोले नहीं, आप आगे की बात करें। थैंक यू विवेक जी। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैंने लागत और लाभ, कॉस्ट एंड बेनिफिट के बारे में पढ़ा है। हम कोई भी निर्णय तब लेते हैं जब हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कॉस्ट से ज़्यादा, मान लीजिए मैं 1 करोड़ का की कॉस्ट लगाता हूँ और उससे मुझे 2 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है, तब तो ये वायबल है, इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यदि वो 1 करोड़ से कम ही उसका लाभ है तो उसे नहीं करना चाहिए। मैंने ये देखा कि व्यक्तिगत रूप से यदि उस बस में, जिस बस में मैं जा रहा था जिसका उल्लेख उन्होंने किया, मेरा व्यक्तिगत लाभ 1 रुपए का, मुझसे 2 रुपए ज्यादा किराया लिया, 1 रुपए ज्यादा किराया लिया, तो यदि उसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ता हूँ तो मेरा लाभ जो है व्यक्तिगत है। और मेरी कॉस्ट क्या है? मेरी कॉस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि उसमें 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पुलिस से माथा फोड़ी, आना जाना, मंत्रियों को चिट्ठी लिखना, मेरे 4 दिन खर्च होंगे। मान लीजिए मेरे 70-80 हज़ार रुपये मेरी कॉस्ट है, बेनिफिट 1 रुपये। मुझे ये एक्शन नहीं लेनी चाहिए। और हम ज़्यादातर समय ऐसे ही सोचते हैं, छोड़ो यार 2 रुपये की बात है, इससे ज़्यादा तो अपना नुकसान हो जाएगा। लेकिन एक बड़े परिदृश्य में देखने पर मैं ये पाता हूँ कि मेरी इंडिविजुअल कॉस्ट 1 रुपये है, बट बेनिफिट टू द पीपल 20,000 लोग जो प्रतिदिन नागौर से सतना के बीच में यात्रा करते हैं, उनका 1-1 रुपये बचता है। और ये 1-1 रुपये उनका जब बचने लगेगा तो वो करोड़ों रुपए हो जाएगा। तो मेरे लिए 80,000 रुपये खर्च हो जाना, नुकसान हो जाना, ये चलेगा, क्योंकि मैं उसे इंडिविजुअल कॉस्ट बनाम बेनिफिट टू सोसाइटी के रूप में देखता हूँ। और यदि जिस दिन हमारे डिसीजन मेकिंग का पैमाना ये हो गया कि चलो मेरा नुकसान हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, समाज का फायदा होगा, यही है जनधर्म और इसी को आपको देखना है। थैंक यू सो मच।